अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सैलाब से तबाही मची हुई है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब जैसे जैसे सूरत मजीद क्लियर आ रही है, पूरे गांव हैं जहां से कई दर्जन जनाजे उठे हैं और अभी भी ये सूरत हाल है कंट्रोल में आती दिखाई नहीं दे रही। प्रोग्राम के पहले से बात करें, उसके बाद ट्रंप और पुतिन की अहम मुलाकात हुई तो सही, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक सीज फायर का ख्वाब था फिलहाल वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में मईशत की बेहतरी कैसे मुमकिन है, ताजिर बिरादरी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछेंगे कि भाई वो जो गैप्स को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको पूरा करना कैसे है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आगाज करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की खबरों से। आप हैं सुबह से सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत डिस्ट्रेसिंग विजुअल्स हैं जहां पर हमने 40 के करीब जनाजे एक ही जगह से इकट्ठे उठे हुए भी देखे हैं। जैसे जैसे सूरत हाल मजीद क्लियर आ रही है, कितना बड़ा ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये भी सामने निकलकर सामने आ रहा है। इस वक्त तक हमारे पास मालूमात क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट के वाकयात और रेस्क्यू सरगर्मियों के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में मजमूई तौर पर अभी 320 से ज्यादा अमवात हुई हैं। कहां कहां कितनी अमवात हुई हैं, कुछ ब्रेकडाउन सामने आया है। सबसे ज्यादा डेवस्टेशन बुनेर में हुई है, 204 के करीब वहां पे जो लोग हैं वो जान से गए हैं। फिर शांगला है, मानसहरा है, स्वात है, बाजोड़ है, बटग्राम है, दीर है। इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली के असरात के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरे में है और इनकी आबादी को शदीद मौसमी वाकयात का सामना बढ़ती हुई शिद्दत के साथ करना पड़ रहा है। हकाम के मुताबिक इस साल मौसम गर्मा के आगाज से अब तक जारी गैर मामूली मानसून बारिशों के बायस 500 से ज्यादा अफराद जान से जा चुके हैं, जिनमें 159 बच्चे भी शामिल हैं। इससे कबल 2022 के मानसून सैलाब ने मुल्क के 1/3 हिस्से को डबो दिया था और तकरीबन 1700 अमवात हुई थी। 2005 के जलजले से भी ज्यादा तबाही हुई है क्या इन सैलाबों में? अमीर मुकामा साहब यही कह रहे हैं, सुनिए। मुझे वो अर्थक्वेक 2005 याद आया। वो जमाने में मैं भी देख रहा था, वही जमाना मुझे याद आया किस तरह तबाही हुई। और मुझे 2010 का फ्लड भी याद आया कि उन्होंने जो तबाही की। मगर आज यहाँ देखकर तो मैं कहूँगा उन वाकयात को देखकर ये भी उससे बड़ा वाकया हुआ और बड़ा सान्या है। आयरनी देखिए कि एक तरफ हर साल इतना पानी आ जाता है जो इतनी तबाही करता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पानी जखीरा करने की अपने रिजर्वॉयर्स को, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड ही नहीं किया है। पाकिस्तान काउंसिल बराए तहकीक आबी वसाइल के मुताबिक पाकिस्तान पानी जखीरा करने की आलमी हद से भी खतरनाक हद तक नीचे चला गया है। दस्तावेज के मुताबिक हर पाकिस्तानी के पास पानी की दस्तयाबी सिर्फ 7,33,000 लीटर रह गई है। आलमी सतह पर फीकस पानी की दस्तयाबी की कम तरीन सतह 1,000 मकब मीटर है। मुल्क में पानी जखीरा करने की सलाहियत सालाना बहाव के 10% से भी कम रह गई है। पानी जखीरा करने की सलाहियत की आलमी शरह सालाना बहाव का औसत 40% होना चाहिए। पाकिस्तान को साल में सिर्फ 4 माह सालाना पानी का 80% दस्तयाब होता है। बाकी 8 माह के दौरान पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है। हर साल औसतन 29 मिलियन एकड़ फुट पानी कोटरी बैराज से नीचे समंदर में चला जाता है। पानी के मौजूदा जखायर मुट्ठी भरने से अपनी उम्र खो रहे हैं, मिट्टी भरने से अपनी उम्र खो रहे हैं। मुल्क की 4 बड़ी फसलें 75% ज़रूरी पानी इस्तेमाल कर रही हैं। आबपाशी के नाकस तरीके और ज्यादा पानी वाली फसलें बहरान बढ़ा रही हैं। काउंसिल ने पानी के ज़खायर में इजाफे नागजीर करार दे दिया है। जब भी ऐसा कोई क्राइसिस आता है कुछ वक्त तक हम शोर करते हैं, इस पर प्रोग्राम्स करते हैं, इसके अलावा जो अरबाब इख्तियार है उनकी तवज्जो दिलाते हैं, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही। हर 2 साल के बाद हम देखते हैं कि आने वाला एक जो तूफान है और जो सैलाब है वो पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें हुकूमत की तो खैर हमें नेग्लिजेंस नजर ही आती है, लेकिन अवाम भी बहुत सारे मकामात पर हुकूमत के साथ उनकी इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो नहीं करते हैं, उनके साथ ताउन नहीं करते हैं। अभी भी हुकूमत की जानिब से ये क्लियर एडवाइजरी दी गई है कि टूरिस्ट इन इलाकों में मत जाएं। सो जो भी अगर कोई प्लान कर रहा है वेदर फोरकास्ट देखकर जाइए और ऐसे इलाकों में इन मौसम में मत ट्रैवल कीजिए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ नेक मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी हैं। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे शहजाद आलम है, स्वात से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। आपको से शुरू करते हैं गुफ्तगू का। अभी तक मजमूई तौर पर कुछ फैक्ट्स हमने बता भी दिए, लेकिन क्या वहां पर अभी जो सूरत हाल है इस हवाले से मजीद क्लैरिटी अगर आप हमें दें, क्या पानी मुकम्मल तौर पे उतर गया है या मजीद बारिशें मुतवक्के हैं? और ये जो सूरत हाल हुई है गुज़श्ता दिनों, क्या इसमें शिद्दत आने का इम्कान है या थोड़ा सा सुख का सांस ले सकते हैं लोग वहां पे कि गुजर गया वो खतरनाक रेला जो गुजरना था?
जी मारिया, इस दफा जो सैलाबी रेला आया था ख्वाजा खिला के मुकाम पर वो तकरीबन 45,000 क्यूसिक था और अब पानी की सतह निहायत ही कम हो गई, लेकिन इसके बावजूद मिंगवरा शहर में हर तरफ क़यामत सगरा बरपा हुआ है और हर तरफ तबाही दिखाई दे रहे हैं। मुकम्मल मौसमियात के मुताबिक हालिया जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है तो ये 17 अगस्त तक जारी रहेगा और किसी भी वक्त एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस वक्त तो पानी की सतह कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद मिंगवरा शहर के अवाम में काफी खौफ हरास पाया जा रहा है, क्योंकि आज भी दिन भर बादल छाए हुए थे मुख्तलिफ इलाकों में और किसी भी वक्त में बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन मैं बताता चलूं कि इस वक्त मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूं ये मुला बाबा का इलाका है और जिस तरह पहले आपने 60 सुनाया तो 2010 में जो सैलाब आया था वो 77,000 क्यूसिक था और इस दफा जो सैलाब आया ये 45,000 क्यूसिक था। लेकिन जो मुकामी नवाई इलाके है कुकारी, लंडेकस या दीगर जो इलाके यहाँ पर क्लाउड ब्रस्ट की वजह से जितनी भी नुकसानात हुए और उसमें ज्यादातर जो मुकामी नदी का एरिया है या मिंगवरा शहर में तो यहाँ पर लोगों ने तजावीज़ात किए हुए थे और 21 जून को जो सैलाब आया था और उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि जितनी भी तजावीज़ात है उनका खात्मा किया जाए, लेकिन पिजागट तक पहुंचने के बाद वो सिलसिला एक बार फिर रुक गया और आज एक दफा फिर इतना बड़ा सानिया हुआ कि यहाँ पर 22 जाने गई, एक बंदी की अभी तक तलाश जारी और मिंगवरा के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों घर मुतासिर और उससे लाखों लोग जो है वो मुतासिर हो गए। शहजाद साहब जो आप ये बात कर रहे हैं, फजल हकीम का ये आपने बताया उसका खुद अपना घर भी आपने बताया कि जी इस वक्त जिस तरह का वहां पर तूफान के बाद बारिश हुई, इंतजामिया की तैयारी कैसी थी? 1.5 माह पहले हमने देखा कि बड़ा हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ा। उन्हें कहा गया कि भाई आपको पता नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में यहां पर बारिशें होनी है। ये तो फोरकास्ट थी, क्लाउड बर्स्ट की फोरकास्ट ना हो लेकिन बड़ी तादाद में बारिशों की फोरकास्ट तो थी। रिस्पांस टाइम कैसा था? क्या इस दफा लोगों की ये शिकायत दूर हुई कि भाई टेलीफोन कॉल्स नहीं उठ रही, उनकी रेस्क्यू के लिए लोग नहीं आ रहे? मारिया, क्लाउड ब्रस्ट में इतना वक्त ज्यादा नहीं होता, लेकिन मैं बताता चलूं कि इस दफा भी इंतजामिया अपना कोई खास किरदार अदा नहीं कर सकी, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 48 घंटे गुजरने को है और मिंगवरा शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूं ये मुला बाबा का इलाका है जो मिंगवरा शहर का हेडक्वार्टर है, सवात का हेडक्वार्टर है और मिंगवरा टू सईदू रोड इस वक्त भी बंद पड़ा हुआ है। इस वक्त भी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है जो कि सईदू शरीफ अस्पताल जा रहे हैं या डिविजनल दफातर जा रहे हैं या अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी इंतजामिया ने कोई खास रोल अदा नहीं किया। जिस तरह 21 जून को जो सानिया हुआ था और उसके बाद इंतजामिया अलर्ट हो गई थी, लेकिन चंद रोज गुजरने के बाद वही सिलसिला फिर रिवायती अंदाज में इंतजामिया अपना काम कर रही है और अभी तक जितनी भी अवाम है, जितनी भी दुकानें हैं, जितने लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं और इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की उनकी मदद नहीं की जा रही है। सूबाई वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से स्वात को तो अपज़दा करार दिया गया है, लेकिन इस वक्त हजारों की तादाद में लोग जो है ना या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पड़े हुए हैं या खुले आसमान तक पड़े और अभी तक उन तक इमदाद न पहुंच सकी है। हमारे साथ नेक मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, वो आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं इस वक्त शहजाद साहब, और मकसद भी यही था कि जो वहां पर ग्राउंड पे सूरत हाल है वो हम बताएं, क्योंकि हुकूमत तो ये कहती है जी हमने रिस्पांस दिया, लेकिन वो फायर फाइटिंग रिस्पांस है। जब आ गया सैलाब उसके बाद वो जो भी बचाना बचाई लोगों को, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसी जगह हैं नेक मोहम्मद खान साहब जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर भी, जहां तक मदद नहीं पहुंची। तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, हम एग्री करते हैं, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोग अपनी मदद आपके तहत ज्यादा काम कर रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे इंतजामिया नहीं पहुंच पाई। जी, जिस तरह सबसे पहले हमें बात ये समझनी चाहिए कि ये जो सैलाब है, ये आफत पैदा है, ये एक कौमी सानिया है, ये किसी सूबे का या किसी इलाके का नहीं बल्कि पूरे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला साहब को जिस तरह ये हुआ तो उन्होंने हंगामी इजलास बुलाए, तमाम तर इंतजामी मशीनरी को हरकत में लाए, यहाँ तक कि हमने प्राइवेट व्हीकल्स भी किए और हर इलाके में भिजवाए। जिस तरह आपके रिपोर्टर साहब फरमा रहे थे कि हमारी टीमें नहीं पहुंची, तो वजीर आला साहब, हमारी पूरी कैबिनेट, हमारे MNA, MP तमाम इन मुतासर इलाकों में मौजूद हैं और हमारे तर्जमान जो है वो तो कल ही से
वहाँ पर मौके पर मौजूद है और इस वक्त भी वज़ीर आला साहब जो है दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और हमने तमाम इलाकों को आफत ज़दा करार दिया है और हम तमाम ये अवाम जो है ये हमारी अवाम है। इस वक्त इससे हमारा जिला जो बनता है वो बाकी हुकूमत से बनता है। सवाल बनता है कि 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PDMA ने NDMA को लेटर लिखे, उसके बावजूद भी किसी किस्म की इमदाद खैबर पख्तूनख्वा को जब आप नहीं इमदाद दी की गई। बात करें नेक साहब जरा प्लीज बी मोर स्पेसिफिक कि आपने लेटर में क्या लिखा और आगे से जो इमदाद थी वो किस नौयत की आपको चाहिए थी और आगे से जवाब क्या आया? जी, हमने जो PDMA में था वो तो आफत पे आने से पहले 24 घंटे पहले लेटर लिख दिया था NDMA को कि ऐसे खतरात लाहक हैं, तो उसके बावजूद भी किसी किस्म का NDMA ने हमारे साथ तावन नहीं किया। उसके अलावा जब ये हो गया, ये कुदरती आफात है, हमने इससे पहले इससे निपटने के लिए पहले अगर ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नजायज तजावुज़ात के खिलाफ ये तमाम चीजें जो पिछले 2 माह से ऑपरेशन ना करते तो इससे ज्यादा भी ये नुकसान हो सके थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पिछले 2 माह से मुसलसल रिलीफ और इन चीजों में इमदादी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो हमारे ऐसे वज़ीर आला हैं कि उन्होंने जब मंसब संभाला तो उन्होंने अपने जो 2 ज़ेरे इस्तेमाल होते हैं हेलीकॉप्टर जो वज़ीर आला की, उन्होंने वो रेस्क्यू 1122 को वक्फ कर दिए थे और उसके साथ साथ ये हेलीकॉप्टर जो है इन हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर जो कल हमारा क्रैश किया है, खुदा न खास्ता बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन साहब मेरा सवाल का जवाब अभी भी ये है कि वफाकी हुकूमत को स्पेसिफिकली आपने किस मदद के लिए लिखा था? क्या हमने इमदाद के लिए भी मांगा, हमने व्हीकल्स भी मांगे, हमने हेलीकॉप्टर भी मांगे, हमने उनसे तमाम इमदाद मांगी, हमने फंड भी मांगे, हमने किसी चीज का हमने कहा जो आपसे हो सकता है हमें दे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत महदूद वसाइल में भी तमाम तर कोशिशें कर रही है अपनी आवाम को बचाने के लिए और ये इस वक्त जिस तरह है पड़े मैं वफाकी हुकूमत ने अभी तक एक घी का डिब्बा होता है वो तक नहीं पहुंचाया। अमीर मकाम साहब ने आज विजिट किया है बुनीर का और सोशल टिकटॉकें और फिर टॉक शो के लिए उन्होंने अपने आप को वो कर ली है और वो टॉक शो में ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने उनसे पूछे कि आपने एक घी का डिब्बा तक लाए हैं आप? अच्छा, आप एक घी का डिब्बा तक लाए हैं? चले आपका ये नुक्ता आ गया, लेकिन एक साहब आप ये सब कुछ जो है ये कुदरती आफत के खाते में डाल के बरी जुबान ही हो सकते हैं, ये बैड प्लान हमने ये वेदर फोरकास्ट थी नेक साहब जी। आज हमारे वज़ीर आला साहब ने 3 अरब रुपए फंड भी जारी कर दिया और कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर ये तमाम फंड जो मुआवजा है वो उनके लवाकिनों तक पहुंचाएं। तमाम मशीनरी हमारी जो रास्ते मुनक़ता हैं जमीनी रास्ते उनको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा जिन रास्ते जो अभी तक मुनक़ता है उन लोगों के लिए हमने हेलीकॉप्टर के जरिए राशन और उनको महफूज मुकामात तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। हम जरा बुनेर से भी अपडेट लेते। शौकत अली साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ। शौकत साहब, बुनेर के बारे में जरा बताइए, सबसे ज्यादा जो तबाही आई है वो बुनेर में आई है, अभी वहां क्या सूरत हाल है? खास तौर पे जो लोग जिनको जो बीमार हैं, जो जख्मी हुए हैं, उसके हवाले से क्या कैपेसिटी है वहां पर? वो वहां से मरीजों को कहाँ ले जाया जा रहा है? क्योंकि जो लोग रह गए हैं उनको भी शदीद चोटें लगी। मैं कुछ विजुअल्स देख रही थी। जी बिल्कुल, बुनियार में जो तबाही हुई है तूफान आए थे कल ही से सुबह ही से जो अभी तक कोप और हिरा के इलाकों में यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है गदीजी के इलाका भी शोने और खादर नगर बटे यहाँ पे हुए। यहाँ पर 102 तक लाशें जो है ना वो मौसूल होती है और वो उसकी दफन भी हो गई है, नमाज जनाजे भी अदा की गई है। साथ साथ जो चगरजे का इलाका है गुम्बद विलेज कौंसल है उधर भी 38 इस तरह की जो नगर का इलाका है पोर्ट गोकन। मगर इसके साथ साथ जो इमदादी कार्रवाई है वो लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं, रजाकारान तौर पर कर रहे हैं। रजाकार आए हैं बड़ी तादाद में, रिस्क्यू 11 बारिश भी लगी हुई है, सिविल डिफेंस भी लगी हुई है, दीगर राहदारी भी लगी हुई है। मगर हुकूमत की तरफ से जो यहाँ पर अभी तक रोड सड़क जो है वो बहाल नहीं हुए है। अच्छा। बहुत सारे पुल पानी में बह गए हैं। अभी बुनियाद दाखिल हो गए इस वक्त वो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से। शौकत साहब, ये जो हुकूमत क्लेम कर रही है कि 2 महीने से तजावजात हटाने का ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से अभी कम
तबाही हुई है, क्या ये बात दुरुस्त है? तजावुजात हटाई गई थी कि उस तरीके से, उस तनासुब से जो जिस तनासुब से वहां पे हैं? जी बिल्कुल, जो स्वात का सामना पेश आया था उसके बाद जो सूबाई हुकूमत ने फैसला किया था, यहाँ भी एक दफा 144 लगा था तजावुजात के हवाले से जिला इंतजामिया ने नोटिस भी जारी किए थे, मगर इस पर अमल दरामद न हो सका जहाँ पर ये हटाना चाहिए था। कुछ पीर बाबानी और इधर दूसरी जो इलाका जो खेल है उधर हुए हैं, मगर यहाँ पर वो तजावुजात नहीं हटाई गए। जो पीर बाबा का बाजार है बिल्कुल वो तजावुजात ही में आबाद था, वहाँ पर एयर बुरुकों का नुकसान हुआ है, सारा बाजार पानी में बस अभी तक है और 70 से ज्यादा गाड़ी जो कीमती है वो भी फंसे हुए हैं। अभी मजीद लाशों का भी खतरा है, मगर हुकूमत की जानिब से जो चाहिए था वो नहीं है, अभी तक साफ पानी लोगों को नहीं मैसर हुआ है। सही, बस क्विकली मुझे ये तजावुजात से मुतालिक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी शहजाद आलम साहब, स्वात में तजावुजात को हटाने के हवाले से जो हुकूमत के क्लेम्स हैं वो उनमें कितना सच्चाई है और कितनी ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? मारिया, गुज़िश्ता 21 जून को जब सैलाब आया और उसके बाद बाईपास पर जो फूड स्ट्रीट थे उसके खिलाफ तजावुजात में ऑपरेशन शुरू किया गया। जब वो ऑपरेशन पिज़ागट के मुकाम तक पहुंचा तो वहां पर बाअसर लोगों की जब जायदादें आ गई उसके बाद इंतजामिया को मजबूरन ऑपरेशन रोकना पड़ा और वहां पर एक साबिक गवर्नर, एक मौजूदा वफाकी वजीर और कुछ सियासतदानों की जायदादें थी, तो उसके बाद इंतजामिया को मजबूरन वहां पर ऑपरेशन रोकना पड़ा और उसके बाद उससे 1 इंच भी आगे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन न बढ़ सका। लेकिन मैं ये बताता चलो, अभी नेक मोहम्मद साहब जब वो एयर वाई न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंतजामिया मौजूद है, यहाँ पर हुकूमती टीम मौजूद है, तो मैं बताता चलूं कि इस वक्त मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ यहाँ पर सिर्फ 200 मीटर का रोड है और स्वात मलाकन डिवीजन का हेडक्वार्टर है, वो मलाकन डिवीजन का दिल है। तो अभी तक सूबाई हुकूमत की जानिब से ये 200 मीटर रोड तक नहीं खोला जा सका, जिसकी वजह से मिंगोरा शहर में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम है। इस वक्त मैंने सिर्फ सूबाई वजीर फजल हकीम और सिटी मेयर शाहिद अली खान के अलावा किसी को नहीं देखा। ठीक है, इसका जवाब नेक मोहम्मद खान साहब से ले लेते हैं। जी नेक मोहम्मद खान से मैंने दोनों अपने रिपोर्टर्स से स्पेसिफिक सवाल पूछा तजावुजात के बारे में, आपने उनका जवाब सुन लिया? जी, तजावुजात जो ये बता रहे हैं सवात के कि हमने सवात में ऑपरेशन बाअसर शख्सियात से डर के या किसी उनके प्रेशर में आके रोक दिया, नहीं, वो अदालती फैसले वो अदालती स्टे लेके आए हैं। जब अदालत जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है तो हम हुकूमती मशीनरी को भी मजबूर होना पड़ जाता है हुकूमत को। लेकिन हमने आप DI खान को भी उठा दें, आप पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के किसी हिस्सा को उठा लें, हमने किसी के प्रेशर में नहीं आई। जब जहाँ पर अदालत इन्वॉल्व हो जाती है तो हुकूमत जो है वो मजबूर हो जाती है, क्योंकि अदालती फैसले हमारे पाकिस्तान में तो स्टे बड़ी आसानी से मिल जाता है, जिसके बाद जो है हम लोग इस चीज को कंट्रोल करने में हमें मुश्किल पड़ जाती है और उस पे हमें मजबूरन रुकना पड़ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद आलम, शौकत अली, नेक मोहम्मद खान साहब थे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नसीर मेमन साहब माहिर आबी उमूर बड़े अरसे से पहले भी हमारे प्रोग्राम पे आकर तजावुजात के बारे में बात कर चुके हैं। दरिया के रस्ते में जब रुकावटें खड़ी होती हैं तो वो ऐसा तबाही करता हुआ आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया मेमन साहब। अभी सूरत हाल ये है कि पानी ही पानी है हर तरफ, लेकिन पानी हमारे पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। कितने ही हम एक अनोखी जगह पे, एक अनोखे मुल्क में एक अनोखी कौम है। नहीं, ये पानी तो तरबेला में आएगा, ये तो स्टोर होगा जितना भी आ रहा है। इस ध्यान में रखिएगा कि ये एक फ्लैश फ्लड्स होती हैं, शॉर्ट टर्म ये पानी बहता है, लेकिन ये कोई इतना गैर मामूली वॉल्यूम नहीं कि इसके ऊपर हम बड़े डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सके। तो जितना हमारे डैम्स की सलाहियत है, अभी मंगला में 30% गुंजाइश तकरीबन मौजूद है, मंगला फुल नहीं हुआ। तरबेला को इस स्टेज पे जाहिर है कि स्पिलवेज को खोलना पड़ता है क्योंकि उसमें कंसिस्टेंटली फ्लो आता है। तो साल के 10 महीने के बाद अभी तो डेल्टा में थोड़ा सा पानी पहुंचा है। तो अभी तक अगर आप कोई तज्जिया करना चाहे इस मानसून का, तो ये जो 2-3 हमने बड़े सानेहात देखे हैं वो बहुत ही ट्रेजिक है। लेकिन मेरा इस मानसून के बारे में तज्जिया कदरे मुख्तलिफ है और मेरा अपना एक ख्याल है कि ये इंटेंस रेनफॉल जरूर थे, लेकिन ये कोई इतने खौफनाक और गैर मामूली नहीं थे कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए थे। कभी इतनी शदीद बारिशें और इस कदर जो ज़ालाबारियां पहले होती हैं ये पहले नहीं होती थी। अब होता है, इंटेंसिटी बढ़ी है। मेरा अपना ख्याल है कि हमें पाकिस्तान के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का क्लाइमेट ऑडिट कराने की जरूरत है। सही, ये जितने साने हो इनका आप इंडिपेंडेंट ऑडिट करवा लें, इनके ज़ेरे पर्दा मुहर्रकात और हैं। या हम कुदरत को ब्लेम करने में और क्लाइमेट चेंज के नाम में पनाह ले लेते हैं,
اس کے درپردہ جو ہمارے گورننس کے مسائل ہیں، میں 3 چیزیں ہائی لائٹ کروں گا، پلیز اس کو 1 منٹ غور سے سن لیجیے گا. آپ جتنے بھی نالوں میں اس وقت یہ طغیانی آئی ہے اور جسے ہم ٹی وی بار بار کرتا ہے کہ بھپر گیا، یہ نالے پہلی مرتبہ کیوں بھپرے ہیں آپ پلیز ان کا 20 سال کا سیٹلائٹ امیجریز کا ریکارڈ نکالوا لیں اور جا بجا دیکھیے جتنی فوٹیج ڈیمیج کی آئی ہیں آپ کے دونوں طرف کناروں پہ آپ کو اسٹرکچر نظر آتے ہیں. یہ پہلے لوگ نہیں کرتے تھے اس طرح سے. میں نہیں کہتا کہ سارے قابض ہیں، قبضہ خور ہیں، ہو سکتا ہے ضرورت مند بھی ہوں، قبضہ خور بھی ہوں، منافع خور بھی ہوں، لیکن ویئر از دا ریگولیشن؟ ان نالوں کے ساتھ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنتی کیوں ہے کہ پھر سانے پیش آئیں اور ہمارے ایک دن میں پاکستان کے 300 لوگوں کی زندگیاں چلی جائیں؟ تو میرا خیال ہے کہ جتنے ندی نالوں کے چٹھا بختاور اسلام آباد میں کیوں ڈوبا؟ آپ اسلام آباد کے چٹھا بختاور کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ کس طرح اس پرانے نالے کو کٹ کر کے وہاں پہ پلاٹنگ کروائی گئی. DHA میں جو ایک ڈاکٹر، ایک کرنل صاحب اور ان کی بیٹی کا افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے، اس کے بالکل اس کے کنارے پہ وہ گھر بنے. اس میں میمن صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تجاوزات ہوئی ہیں، اس میں حکومت کا تو جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلاؤڈ برسٹ ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اسے کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا، اتنی زیادہ بارش ہو گئی ہے، ہمارے ہاتھ سے چیزیں باہر نکل گئی. اس میں حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ چیز فورسیبل نہیں تھی. نہیں، میں مانتا ہوں کلاؤڈ بسٹ ہوئے، بہت شدید بارش ہوئی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ندی نالے جہاں سے لوگ امڑ کے پانی آیا، جس نے زندگیاں تباہ کی، زندگیاں ہماری جانیں لے گیا، اب وہ تو پریوینٹ کر سکتے تھے نا. یہ موسمی اثرات، یہ کوئی یہ مسپرسپشن ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہماری تاریخ میں ہو رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوئے ہیں. ہاں، اب میڈیا میں رپورٹ زیادہ ہونے لگے، اب سوشل میڈیا ان کو دکھانے زیادہ لگے ہیں. آپ گلگت اور ہنزا کے لوگوں سے پوچھئے کہ نالے اس طرح سے نہیں پلٹتے تھے، ہمیشہ پلٹتے تھے. اب وہاں پہ اتنی آبادیاں ہیں، مجھے بتائیے جو سیاحت ہوتی ہے ان حالات میں بھی، جبکہ NDA میں کا، موسمیات کے محکمے کا بالکل کلیئر وارننگز موجود تھی، یہ کشمیر میں 700 سیاح بیچارے پھنس گئے. مجھے ان پہ ترس بھی آتا ہے، لیکن میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی سیاحت زندگی کی قیمت پہ تو نہ کریں نا، آپ کو پتا ہے نا ان دنوں میں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری سیاحت کی ریگولیشن کمزور ہے، ہماری لینڈ یوز پلاننگ کوئی نہیں ہے، ہمارے ندی نالوں کے ساتھ اسٹرکچر بنانے پہ پابندی کوئی نہیں ہے. سوات ریور میں ہر سال اسٹرکچر ٹوٹتے ہیں، ہر سال بنتے ہیں. اور ابھی آپ نے سن لیا اپنے کرسپونڈنٹ سے کہ وہ آپریشن نہیں ہو پاتا. یہ پورے پاکستان کی کہانی ہے، صرف سوات کی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں لینڈ یوز پلاننگ، ریگولیشن، انفورسمنٹ، یہ اگر گورنمنٹ ٹھیک کرے تو اسی کلاؤڈ بس سے آپ نقصان کو کم کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ نصیر میمن صاحب، ہمیشہ کی طرح بڑی آسان کیا مسئلہ ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے اس کو ہمیں بتا رہے تھے. یہ باتیں سب کو معلوم ہے، کیا حکومت کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ بالکل معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہر سال سیلاب آتے ہیں، تباہی ہوتی ہے. ہم بڑی کنوینئنٹلی کلائمیٹ چینج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے، ہاں یہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو کنٹریبیوٹ ہم اپنی نااہلی، اپنی ایل پلاننگ سے کر رہے ہیں، وہ اس سے کئی گنا بڑا نقصان آگے آنے والے سالوں میں کر کے جائے گی. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے ہسٹورک ہم نے کل ویژولز دیکھے امریکہ اور روس کے صدر کی ملاقات کے، لیکن وہ سیز فائر نہ ہو پایا جس کی صدر ٹرمپ کو خواہش تھی. بریک کے بعد پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. کل دنیا نے بہت ہی انیوژل مناظر اس وقت دیکھے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن ان کا ایک ملاقات کا وہ ویژول جس کا کب سے انتظار تھا. اس وقت اگر ہم دیکھیں عالمی گلوبل منظرنامے کے اوپر اس ملاقات کے حوالے سے جو چہمگوئیاں تھی کہ آیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، 10 سال بعد روسی صدر پیوٹن امریکہ کے دورے پہ گئے اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو نہ صرف اپنے ٹاپ ٹیئر جہازوں سے سلامی بھی دلوائی بلکہ بڑا پرتکاب ان کا استقبال بھی کیا. خواہش پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ تھی کہ ایک سیز فائر کی چھوٹی موٹی اناؤنسمنٹ ہو جائے، لیکن وہ ہو نہیں پائی. لیکن اس ملاقات کے حوالے سے دونوں اطراف سے سینٹیمنٹ یہ تھا کہ چلے ایک قدم آگے بڑھا گیا ہے. اس ملاقات کے بعد دونوں کا رد عمل سنیے. Our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart. I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say, a couple of big ones. There's no deal until there's a deal. بہت ہی شدت سے ایک ڈیل چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، خاص طور پہ ان کے نوبیل پرائز کی رستے میں یہ واحد ایک سیز فائر ہے جو اس وقت لگتا ہے کہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. بہرحال بعد میں فاکس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ بیٹھے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، اب باتیں یہاں سے آگے ہی بڑھیں گی.
Had to grade it on a scale of 1 to 10. So I think the meeting was a 10 in the sense that we got along great, and it's good when, two big powers get along, especially when they're nuclear powers. We're number one, they're number two in the world, and it's a big deal. That's a big deal. इंटरनेशनल मीडिया ने इस मुलाकात को किस नजर से देखा है? उनके नजदीक कि इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप से ज्यादा प्यूटिन को एक लेवरेज मिला है डिप्लोमेटिकली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अलास्का में मुनक्किदा मुलाकात में यूक्रेन में जंगबंदी पर कोई मुआहदा नहीं हो सका, ये बीबीसी क्लेम करता है। और एएफपी के मुताबिक जुमे के रोज तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहने वाली तवील मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने मीडिया को एक मुश्तरका बयान दिया और फिर बगैर सवालात लिए रुखसत हो गए। रूसी सदर के तर्जुमान ने ट्रंप और पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात को इंतहाई मस्बत करार दिया। सदर ट्रंप ने जंगबंदी के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और एक दूसरी मुलाकात की जरूरत पर जोर दिया, जिस पर रूसी सदर ने कहा कि अब अगली मुलाकात मॉस्को में होगी। बीबीसी के मुताबिक ट्रंप जो खुद को अमन कायम करने वाला और डील करने वाला करार देता है, ऐसा लगता है कि वो अलास्का से ना अमन मुआहदा लेकर जा रहा है और ना ही कोई सौदा तय करके जा रहा है। इस मुलाकात से ट्रंप की डील मेकर की शोहरत को एक धचका लगा है। इन मुज़ाकरात में ट्रंप के लिए रूस या यूक्रेन के मुकाबले में कम चीजें दांव पर लगी थीं, लेकिन इसके बावजूद ये उनकी दाखिली और आलमी साख को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो पहले कह चुके थे कि इस मुलाकात के नाकाम होने का इम्कान सिर्फ 25% है। बीबीसी के मुताबिक सालों की कोशिश के बावजूद रूसी सदर के ज़हन को नहीं बदला जा सका है। रूसी सदर से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने कहा कि अब ये बात यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पर मुनहसर है कि वो यूरोपियन ममालिक की शमूलियत के साथ किस तरह से मुआहिदा करते हैं। इस मुलाकात के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि आया ट्रंप वाकई रूस पर वो नई पाबंदियां लगाएंगे जिसकी वो बार बार धमकी देते हैं। इसी से मिलती जुलती बात ट्रंप के जो साबिक सिक्योरिटी मुशीर हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने भी कहा कि ज्यादा लेवरेज इसमें लगता है कि पुतिन को मिला है। ट्रंप की साख को थोड़ा धचका पहुंचा इस मुलाकात के बाद। I think Trump did not lose, but Putin clearly won. Trump didn't come away with anything except more meetings. Putin achieved most of what he wanted. Trump achieved very little. लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की पर मुआहिदे के हवाले से दबाव भी बढ़ा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और कोशिश यही है कि इस बात में ज़ेलेंस्की को भी ऑन बोर्ड लाया जाए। ये मुलाकात भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अब आने वाले हफ्तों में पीर के रोज तय है। देखना यह है कि इसमें ज़ेलेंस्की की जानिब से यूक्रेन और जो मुश्तरका तौर पर यूरोप है उसकी जानिब से क्या रिस्पांस मिलता है। बहरहाल वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाहर निकलकर ज़ेलेंस्की को भी ये कह दिया कि जो भी हम बात तय करेंगे वो यूक्रेन को माननी पड़ेगी। Tell you, the meeting was a very warm meeting between two very important countries, and it's very good when they get along. I think pretty close to it. Now look, Ukraine has to agree to it. Maybe they'll say no. जबकि दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने फिर ये ट्वीट किया और कहा कि जिस दिन ये मुलाकात हो रही थी उस दिन भी रशियंस ने हमारे लोगों को मारा है। हम वो तमाम काम करने को तैयार हैं, वो प्रोडक्टिव तरीके से ताउन करने को तैयार हैं जिससे जंग का खात्मा हो, और इसमें अमेरिका को हमारा साथ देना पड़ेगा। हमें अमेरिका की जरूरत है और इसी पे ही तमाम बातों का इन्हिसार है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम साहब, इन पूरे मामलात पर नजर रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब। अमेरिका में बैठकर इन तमाम मनाजिर को कैसे देखा जा रहा है? ये मुलाकात होना खास तौर पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मुलाकात होना ही बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, इसके बाद अगली मुलाकात जो है वो इधर से ही आगे चीजों को लेकर चलेगी। जी बहुत शुक्रिया मरिया। देखिए कुछ लोग नहीं, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं, उनके हवारी जो है डोनाल्ड साहब का एक कारनामा ये है कि वो मीडिया नैरेटिव को मेंटेन कर देते हैं। वो ट्वीट करते हैं, जो लफ्ज ट्वीट करते हैं वो फिर मीडिया वाले अपने हेडलाइन में डाल देते हैं। मेरे ख्याल में कोई सीरियस शख्स ये नहीं कह रहा कि ये जो है मुलाकात ट्रंप साहब के लिए बड़ी कामयाब रही। आपने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए इस मुलाकात के लिए। आपने ब्रेक से पहले कहा कि हिस्टोरिक है, ब्रेक के बाद कहा कि अनयूजुअल है। मेरे ख्याल में दूसरा डिस्क्रिप्शन यकीनन सच है, अनयूजुअल है कि लेकिन हिस्टोरिक नहीं है। अच्छा, हिस्टोरिक इसलिए नहीं है कि आपको याद होगा ये उसी किस्म की है, ये शोबदाबाजी है, ये उसी किस्म की शोबदाबाजी है जो पिछली इनकी टर्म में आपको याद है वो
किम जोंग उन के मिलने गए साउथ कोरिया। हमारे यहाँ भी पाकिस्तानी टेलीविजन ने पता नहीं कुछ आपके पास था या नहीं था, लेकिन अपनी सारी ट्रांसमिशन रोक के उसको लाइव दिखाना शुरू कर दिया जैसे कोई बड़ा इससे निकलेगा। और वो जब आपने पहाड़ शहाड़ खोद लिया तो उसमें से तो बेचारा चूहा भी नहीं था। और इस वाले में भी मेरे ख्याल में अब तक तो चूहा नहीं निकला, कुछ और निकले या निकले। आई एम सॉरी, मैं फेसिशियस नहीं होने की कोशिश कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इन द मोमेंट जो है इसकी हिस्टोरिक वैल्यू नहीं है। ये उस तरह से शोबदाबाजी ही है। और ट्रंप साहब यकीनन ये कहेंगे, और मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूं कि कल के दिन मंडे को वो और ज्यादा तगड़े होके कहेंगे, जनाब ये तो बड़ा है, ये तो हिस्ट्री में कभी इतनी अच्छी मुलाकात ही नहीं हुई, इससे बेहतर तो चीज नहीं हुई। लेकिन इस वक्त जो है एक तरह से ये है कि ट्रंप साहब फेस जरूर सेव कर लेंगे, लेकिन जो प्यूटन चाहते थे उनको मिल गया। उनको रेड कार्पेट मिला अमेरिका में जो कभी नहीं मिलता था। एक शख्स जो अमेरिका के सॉइल पे शायद उसके खिलाफ जो है आईसीसी के वारंट हैं, इसलिए वो अलास्का में मिला, वो अलास्का में मिला, रेड कार्पेट मिले। सो ही गॉट एवरीथिंग ही वांटेड इन अ वे। ये यूरोप की जीत थी, और यूरोप से मेरी मुराद सिर्फ प्यूटन नहीं है, ईयू और ज़ेलेंस्की की भी। प्यूटन साहब इस वक्त जंग में आगे हैं, उनको पता है कि ही हैज द कार्ड्स एंड ट्रंप हैज नो कार्ड्स। ईयू और ज़ेलेंस्की का डर ये था कि अपने नोबेल प्राइज के गेम में नोबेल में ट्रंप साहब ऐसी चीज ना मान लें जो वो ना दे सके। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक जो असली मुलाकात अहम थी वो इससे एक दिन पहले जो हुई ऑन वीडियो लिंक बिटवीन ट्रंप एंड यूरोपियन लीडर्स। आई थिंक हमने उसका इसमें साया देखा कि ट्रंप साहब थोड़े से रिस्ट्रेंट थे। अब अगली जो अहम मुलाकात है, ये वाली मेरे ख्याल में ड्रामा तो नहीं, शोबदाबाजी आप कह लें, अहम है, ऐसा नहीं है कि अहम, लेकिन हिस्टोरिकली अगली अहम मुलाकात मंडे के पीर के रोज होगी ज़ेलेंस्की के साथ। आखिरी छोटी बात यह कि हमने देख लिया है, तो तय है कि ट्रंप साहब जब कमजोरी सूंघते हैं तो वो तगड़े हो जाते हैं, जब वो ताकत और कुव्वत सूंघते हैं तो फिर वो उसी किस्म की तारीफें करते हैं अगले शख्स की जैसे वो चाहते हैं कि उनकी हो। ज़ेलेंस्की के साथ क्या हम वही एटीट्यूड देखेंगे जो हमने देखा था बिल्कुल शुरू में? आपको याद होगा कुछ माह पहले व्हाइट हाउस में जो उनको बड़े मीडिया के सामने ड्रेसिंग डाउन की थी उनकी। बिल्कुल। सो विल वी सी दैट और नॉट? ट्रंप साहब का इस वक्त तक मेरे ख्याल में रिकॉर्ड ये सो कॉल्ड डील मेकिंग का तो है 0-0-0। अच्छा, देखिए ना, नॉर्थ कोरिया भी उधर ही है, पाकिस्तान का वो क्लेम करते हैं और हमारे हक में तो हम भी मान लेते हैं। हालांकि जीत तो पाकिस्तान की एयरफोर्स की थी, ट्रंप साहब तो ठीक है उसका आके उन्होंने क्रेडिट ले लिया छोटा मोटा। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर हिम। बट इथियोपिया वाली भी जो थी वो भी पहले ही सी थी। जो हमने अजरबैजान का देखा वो एक एग्जिस्टिंग डील जो 2 बार पहले साइन हो चुकी, पहले बार तुर्की में हुई, अर्दोगान साहब ने करवाई, दूसरी बार रशिया में प्यूटन साहब ने कराई, उसमें एक अगला थोड़ा सा करके विच वॉजंट अनइम्पोर्टेंट, वो जो राह दिखारी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ट्रंप साहब इज, आई डू नॉट थिंक ही कम्स आउट एज द विनर। लेकिन जो उनका गोल था कि अपने डोमेस्टिक मसाइल से फोकस हटाएं, लेकिन उस गोल में क्या वो कामयाब हुए हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस भी है, उनका हर जो ग्लोबल मूव है वो भी अंदरूनी सियासत से बड़ा गहरे जुड़ा हुआ है। तो क्या उनकी लोकल पॉलिटिक्स पे, क्या उनका जो लोकल वोटर है वो ही इज बाइंग दैट? वेदर वोटर बाय, देखिए आई थिंक ही विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द मोस्ट मैं लफ्ज ढूंढ रहा हूं, स्मार्ट एक तरह से लीडर इन टर्म्स ऑफ कि ही अंडरस्टैंड्स कि आज का मोमेंट क्या है। और आज का मोमेंट जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया के नैरेटिव का है, जिसमें उस नैरेटिव की जो शेल्फ लाइफ है वो घंटों में काउंट होती है और मिनटों में काउंट होती है, दिनों में और हफ्तों में और महीनों में नहीं होती। उस लिहाज से उन्होंने कुछ घंटों के लिए वो फोकस हटा लिया। मसलन हमने देखा, आई विल कंसीड कि उनकी ये जो जेफरी एप्स्टीन वाला एक मसला था जिसपे लग रहा था कि दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज टू हिम, उन्होंने पिछले कोई 2-3 हफ्ते में उसको सबड्यू कर दिया इस मुल्क में। कुछ अमेरिकन भी जो है ना, उनकी वो स्किन जो है वो उनका भी वो अटेंशन स्पैन बड़ा छोटा होता है, तो वो भी आगे निकल गए। एंड अब हमें उस पे जो सबसे बड़ा खतरा अभी तक आया था ट्रंप साहब को, वो जेफरी एप्स्टीन से आया। सही। तो रशिया हो, दूसरे ममालिक से, उन्होंने उसको हटा दिया। जहां तक यूक्रेन का मसला है, आई थिंक ही विल कीप पुशिंग। ट्रंप साहब का जो आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि ही थिंक्स कि वो कैंपेन करके नोबेल प्राइज इस तरह ले लेंगे। लेकिन पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड रीडिंग हिम। अगर आपको प्यूटन साहब को भी, यू हैव टू बी इम्प्रेस्ड कि ही अंडरस्टूड
दे प्ले हैं, उन्हें पता है कि थोड़ा सा ईगो को अपीज कर दें, थोड़ा सा ट्रेड आप इंसेंटिव दे दें, इस तरीके से ट्रंप को मैनेज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजीम साहब, प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक में जाएंगे, जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे ताजिर बिरादरी से नुमाइंदगी होगी और जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से किस तरह की फैसिलिटेशन वो चाहते हैं, खास तौर पे अमेरिका की टैरिफ वॉर के बाद पाकिस्तान के अंदर अगर ट्रेड आना है, कारोबार आना है, तो क्या यहां पर कैपेसिटी मौजूद है उससे भरपूर फायदा उठाने की या नहीं, और वो किन रुकावटों की बात करें। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुफ्तगू हुई है। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। यहाँ पे बड़े बड़े बम पड़े हुए हैं, पॉवर्टी का बम पड़ा हुआ है, यहाँ पर इन्फ्लेशन का बम पड़ा हुआ है हमारे मुल्क में, अनएम्प्लॉयमेंट का बम पड़ा हुआ है, 22% अनएम्प्लॉयमेंट है इस मुल्क में, $40 बिलियन तो ट्रेड डेफिसिट है आपका, जो हर साल का ट्रेड डेफिसिट है $40 बिलियन, 2% पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि हर साल फैसलाबाद की पॉपुलेशन के बराबर का हम एक शहर और पैदा कर देते हैं। जो FPCCI का टारगेट है वो $100 बिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट है। पॉवर्टी एलिवेशन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जब ये सारी चीजें ठीक होती हैं तो आपकी इकोनॉमी ठीक होती है। वेलकम बैक जी। इकोनॉमी पाकिस्तान की इस वक्त अगर आगे बढ़ना है और खास तौर पे अमेरिका के साथ जो ट्रेड के नए दरवाजे खुलने की हम बात कर रहे हैं, उन गैप्स को फिल करना है, कैपेसिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए बड़े ड्रास्टिक कुछ इकदाम करने होंगे। आज FPCCI के रहनुमाओं ने एक मीडिया टॉक की, कुछ गैप्स भी आइडेंटिफाई किए जो कि गवर्नेंस के और खास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी के बीच में भी है। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें नकात उठाए गए हैं, उनको जरा मजीद इलैबोरेट करते हैं। और हमने प्रोग्राम में दावत दी एसएफ तनवीर साहब को, पेट्रन इन चीफ है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के और FPCCI के। बहुत शुक्रिया शेख साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने की, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये आपको क्यों करनी पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ तो आप लोगों की बातचीत हो रही है और वहां पर आपका कोऑर्डिनेशन भी है। जो आपने खास तौर पर हुकूमत के खर्चात कम करने की गुफ्तगू की है, इसको जरा इलैबोरेट करें। वो क्या कोई आइडेंटिफाइबल चीजें भी हैं, जगह भी हैं, सेक्टर्स भी हैं जहां खर्चात कम करने के बारे में आप सजेशन दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मारिया जी। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि देखें हमारा एक रिसर्च विंग है और रिसर्च विंग पे हम हर वक्त कोई ना कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं। आपको पता है कि हमने ऑलमोस्ट 1 साल पहले IPP के हवाले से बात की। शुरू में गवर्नमेंट एग्री नहीं करती थी, फिर गवर्नमेंट मानी भी, कॉन्ट्रैक्ट भी सारे रिवाइज किए, अब बिजली भी कम हुई। तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट फर्दर भी जो 9 सेंट की बिजली है उस पर लेकर आए। जो आपने खर्चों की बात की, देखिए हमने अपने मुल्क को अब ट्रैक पे लेकर आना है। 78 इयर्स हो चुके हैं, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। अगर हम वही टिपिकल उसी ट्रेडिशनल स्टाइल पे चलते रहे तो हमारे यहाँ कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। तो उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसपे हमने अपनी गवर्नमेंट पे डाला। देखिए ना, GDP साइज आपका $412 बिलियन है, इंडिया का $4 ट्रिलियन है, चाइना $19 ट्रिलियन है, USA $29 ट्रिलियन है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें फैसले करने पड़ेंगे। अगर हम ऐसे ही बैठे रह गए तो हमारा काम नहीं चलेगा। सही, आउट ऑफ बॉक्स जो आपने बात की कि हमें फैसले करने होंगे या कुछ सोचना होगा, जरा इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ना, क्योंकि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक तबका उसके जहन में एकदम से ये सवाल उठता है कि क्या ये 18वीं तरमीम के खिलाफ हैं आप लोग, क्या आप कुछ चीजें रिवाइज करना चाहते हैं, NFC रिवॉर्ड के बारे में आप लोगों के कुछ खदशात हैं, क्योंकि इस मुल्क में फिर हर बात पॉलिटिकल बन जाती है। ये डिबेट भी फिर आपको लगता है जाके पॉलिटिकल बनेगी? जी देखें, ये तो मसला है ना, और जो आज मीडिया वाले थे वो भी चाह रहे थे कि इसको कोई पॉलिटिकल बात करें। देखिए, हम तो रिसर्च करके अपनी गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि ये मसला है और आप उसका सोल्यूशन निकालें। मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूं, मैं तो असेंबली में नहीं बैठा हुआ, बट गवर्नमेंट तो बैठी हुई है। अगर हम रिसर्च बेस्ड स्टडी दे रहे हैं, अब आप अगर डिवीजन में जाते हैं, अगर आपने डिवीजन को ऑटोनॉमी नहीं देनी, उसको पावर नहीं देनी, वहां का पोटेंशियल को डेवलप नहीं करना, तो फिर हम आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच रहे, हम तो वैसे ही चलते जा रहे हैं। अब अगर आप चाइना में चले जाते हैं, चाइना में पूरे शहर आबाद हो गए, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, पूरा शहर आबाद हुआ हुआ है। तो हमारे मुल्क में भी इतना पोटेंशियल है। मैं बलोचिस्तान जाता हूं, मैं वहां पर देखता हूं, वहां पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वहां पर इतनी जबरदस्त कॉटन, माइंस एंड मिनरल तो उसके अलावा है ना, इतना बड़ा पोटेंशियल है ड्राई फ्रूट का। हमने उसको क्या पोटेंशियल को टैप किया है? क्या हमने उस पर मेहनत की है? किसी को हमने ओनरशिप दी है? हम अगर डिवीजन लेवल पे नहीं किसी को देंगे, अब डिवीजन लेवल पे
ہم نے وہاں پہ کمشنر بٹھائے ہوئے ہیں. وہ کمشنر کی کیا اونرشپ ہے؟ ان کا کام ہے ایڈمنسٹریشن دیکھنا. ان کی جاب ہے وہاں پر لا اینڈ آرڈر دیکھنا یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا. بٹ کیا ان کی کام ہے کہ وہاں پر لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے، اس علاقے کے پوٹینشیل کو کیسے نکال کے اس پہ لے کے کام کرنا ہے، وہاں پر فیکٹریاں کیسے لگانی ہیں؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اٹانومی دی جائے، اور اٹانومی دینے کے بعد اگر وہ چاہتے ہیں کوئی ٹیکس کرنا تو ٹیکس بھی کر لیں اگر ان کو کمی آ رہی ہے. اگر NFC ایوارڈ سے، ایک تو ہم چاہتے ہیں NFC ایوارڈ سے پیسہ وہاں تک پہنچے، گراس روٹ لیول تک پیسہ پہنچے، اور اگر پیسہ وہاں پر نہیں پہنچتا، اگر پیسہ پہنچے اور پھر بھی کمی ہے تو خود وہ ٹیکس کر لیں اپنے. وہ پیسہ نیچے پہنچ کیوں نہیں رہا شیخ صاحب؟ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو یہ NFC ایوارڈ ایک بڑا اچھا فارمولا ہے، یہ بڑے صوبوں کو تو مل جاتے ہیں پیسے، فائن، بٹ اگر پورے ملک میں آپ کہتے ہیں کہ صرف لاہور ہی ہے اور کراچی ہی ہے اور کوئٹہ ہی ہے اور پشاور ہی بھی ہے، تو باقی کا کیا بنے گا؟ لاڑکانے کا کیا بنے گا؟ میرپور خاص کا کیا بنے گا؟ ڈی آئی خان کا کیا بنے گا؟ ڈی جی خان کا کیا بنے گا؟ نواب شاہ کا کیا بنے گا؟ اس کا جو پوٹینشیل ہے، ادھر جو پروڈکٹس بن رہی ہیں، وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کو کیسے ہم ٹیپ کریں، اس پہ ہم کیسے محنت کریں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو ٹیپ کر کے ان کو اپ گریڈ کیا جائے. صحیح. اور خاص طور پہ جب اس وقت ٹیرف وار ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ وشس اور اگریسو چل رہی ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری بھارت کے ساتھ، پاکستان جو اس سے فائدہ اگر اٹھانا بھی چاہے تو جو لوگوں کے ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر اس کا زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کیا کیپیسٹی ہماری ہے کہ ہم اس گیپ کو برج کر سکیں؟ جو ٹیرف سے اگر ہم فائدہ اٹھانا بھی چاہ سکیں تو وہ ہمارے پاس ہے اس وقت وہ سہولت؟ جی ماریا جی، ٹیکسٹائل کی کیپیسٹی بالکل ہے. دیکھیں 2021-22 میں 19.5 بلین ڈالر کی ٹیکسٹائل نے ایکسپورٹ کی تھی. اس کے بعد ایک ٹرف اسکیم آ گئی تھی جس میں 5 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی جو کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری نے کی تھی. تو 19 بلین ڈالر میں اگر 5 کریں تو اس کا مطلب 28 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کی کیپیسٹی کی انڈسٹری آپ کے ملک میں اس وقت کھڑی ہوئی ہے. اب اس کو ہم نے ریجنلی کمپیٹیٹو کرنا ہے. انڈیا تو اسٹوری سے نکل گیا، انڈیا کو تو بھول جائیں. اب بنگلہ دیش اور ویتنام ہے. اگر ہم ٹائملی بجلی کو ٹھیک نہیں کریں گے کہ 9 سینٹ کی بجلی چاہیے ہے، 9% تو امیڈیٹلی بینک انٹرسٹ ہونا چاہیے ہے، اور الٹیمیٹلی اس کو 6 پہ آنا چاہیے کیونکہ انفلیشن آپ کا 4% ہے. اگر ہم ریجنلی کمپیٹیٹو، ہم کچھ نہیں مانگ رہے، ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری یا بزنس کمیونٹی وہ کہہ رہی ہے ہمیں ریجنلی کمپیٹیٹو کر دیں، ہم بتاتے ہیں کہ ہم اکانومی کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے حسن تنویر، پیٹرن ان چیف CCI یونائٹڈ بزنس گروپ. آج جو پریس کانفرنس کی وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے جی کہ اس وقت اگر کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے تو گورننس میں اور خاص طور پہ جو حکومت کے چلانے کے ہمارے ڈھنگ ہے اس میں گیپس کیا ہیں. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.